क्लास +2 इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कॉलोनियल पीरियड में। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स across different industries and sectors showed little sign of change। उस समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब लोग अलग अलग सेक्टर में कितने कितने काम कर रहे थे। आपको पता है नेमली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आपके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आती हैं, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया गया है जहाँ पर। तो उस समय क्या था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर टेलीग्राफ फॉर accounted for the largest share of workforce, which usually remained at a high of 70-75%। तो आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70 से 75% लोग लगे हुए थे। while the manufacturing and the service sector accounted for only 10 and 15-20% respectively। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में आपके सिर्फ 10% और 15-20% लोग सर्विस में लगे हुए थे। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग लगे हुए थे। ये सब डाटा आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर में आपके काम आएगा ये। Another striking aspect was the growing regional variation। तो पहला पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशन का एक्सपेक्ट क्या देखें हम लोग की, एग्रीकल्चर में ज़्यादा ही लोग लगे हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग में कम एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था। और एक फीचर है कि रीजनल वेरिएशन काफ़ी देखने को मिला, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्रेंसिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब मद्रास के रीजन थे। ये बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस्ड ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब इन सब इलाकों में आपको देखने में मिला कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा कम एम्प्लॉयड थे। विद commensurate increase in the manufacturing and the services sector, however मैन्युफैक्चरिंग सर्विस लोग में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे इन एरिया में। हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। और ये जो 3 जो स्टेट हैं, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन सब में क्या था, एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा ही एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्री की तुलना में। यही था हमारा ऑक्यूपेशनल के 3 फीचर देखे हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। पहला फीचर ये था, ये याद रखना है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर था। उसके बाद दूसरा फीचर ये याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा कम लोग एम्प्लॉयड थे। और तीसरा फीचर आपने ये याद रखना है कि रीजनल वेरिएशन काफ़ी था। बॉम्बे और बेंगलोर में एरिया के लोग एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम डिपेंडेंट थे, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और बाकी आपका 3 स्टेट था, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, यहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे इंडस्ट्री और सर्विसेज की तुलना में। यही था द कॉलोनियल रिजाइम। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप।
आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। यही सब चीज़ें होती हैं। रेलवे हो गया, पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स मतलब जहाँ पे जहाज़ रुकती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ एंड टेलीग्राफ टेलीग्राफ बातचीत करने का एक ज़रिया था उस समय में। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम सब बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बोला जा रहा है कि कॉलोनियल डिज़ाइन के दौरान ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तो डेवलपमेंट देखने को मिला। However, the real motive behind this development was not to provide basic amenities the people, but to serve various colonial interests. लेकिन ब्रिटिश का ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने के पीछे उद्देश्य डेवलपमेंट करना नहीं था, बल्कि उनका अपने खुद का सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा करना था। Roads constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for modern transport. ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया में जो रोड था, वो रोड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं था। वहाँ पर मॉडर्न गाड़ियाँ नहीं चल पा रही थी। The roads that were built primarily served the purposes of the mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the port to send these to far away England or other lucrative foreign destinations. Lucrative मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा कि यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा कि द रोड बनाने का मेनली उद्देश्य क्या था। दो उद्देश्य था ब्रिटिश का। रोड बनाने के पीछे दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था मोबिलाइजिंग द आर्मी को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना और ले आना, ठीक है, वॉर के वक्त में विद इन इंडिया। ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरिया से जो रॉ मटेरियल है उसको लेके आना और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक, और फिर रूरल एरिया से पोर्ट्स तक सामान को पहुंचाना। ये सब संभव हुआ रोड के बनने के कारण। यही दो मोटिव हैं आपका रोड्स बनने के पीछे। फिर आगे देखते हैं। दे आर ऑलवेज रिमेंडेड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इंडिया में हमेशा से ही शॉर्टेज रहा। किस चीज़ का रहा? ऑल वेदर रोड्स का। ऐसा रोड जो सभी मौसम में काम करे, खासकर में रेनी सीजन में। नेचुरली देयर फॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरियाज सफ़र्ड ग्रीवियसली ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट्स एंड फेमिन्स। इसीलिए जिन इलाकों में लोग रहते थे वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स नहीं थे, वहाँ के लोग सफ़र करते थे। नेचुरल क्लाइमेट आ जाए जहाँ फेमाइन आ जाए, वहाँ से लोग निकलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। क्यों दिक्कत होता था? क्योंकि वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स नहीं हुआ करता था। तो इस पैरा में हमने बेसिकली रोड्स का इम्पोर्टेंस देखा है और ब्रिटिश का रियल मोटिव देखा है रोड बनाने के पीछे। पहला मोटिव क्या था? द मोबिलाइज द आर्मी विद इन द कंट्री, और नंबर 2 ड्रा आउट रॉ मटेरियल को लेके जाना है पोर्ट्स तक और रेलवे तक, रूरल एरिया तक, रेलवे स्टेशन तक लेके जाना, या रूरल एरिया से नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाना। ये था रोड बनाने का उद्देश्य। अब आते हैं अगले पैरा पर। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। ब्रिटिश ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 1850 में, एंड it is considered as one of their most important contributions
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इससे पहले हमने नेगेटिव इफेक्ट देखे हैं। रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, वो हुआ था 1850 तक। द रेलवे अफेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकॉनमी इन टू इम्पोर्टेंट वेज। रेलवेज़ ने इंडियन इकॉनमी को दो तरीके से अफेक्ट किया। ऑन द वन हैंड इट enabled people to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। रेलवे कैसे एफर्ट किया इंडियन इकॉनमी को? पहला इफेक्ट ये था कि उन्होंने लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मौका दे दिया, और इससे जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है। आंसर लिख के होते बस इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स को दोहराए। और दूसरा इंटैक्ट क्या हुआ? वाइल ऑन द अदर हैंड इट फॉस्टर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर which adversely affected the self-sufficient of the village economics in India। और रेलवे का इंट्रोडक्शन से कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ, और ये कमर्शलाइजेशन आपको पता ही है काफ़ी वेडली इफ़ेक्ट किया विलेज इकोनॉमी को। पहले जो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। बट फॉर द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, 2 इम्फेक्ट था। पहला इम्फेक्ट क्या था? इट हेल्पिंग इन ब्रेकिंग कल्चर जियोग्राफिकल एंड कल्चर। नंबर 2, इट फोस्टर्ड फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आगे देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली expanded, but its benefits rarely accrued to the Indian people। अब आपको पता है कि रेलवे का इंट्रोडक्शन से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा ही, लेकिन उसका बेनिफिट था जो इंडियन लोगों को नहीं मिल पाया। द सोशल बेनिफिट्स विच इंडियन पीपल गेन्ड owing to the introduction of the railway were thus outweighed by the country's huge economic loss। जो सोशल बेनिफिट हम लोग देखे थे जियोग्राफिकल और कल्चरल का, वो बेनिफिट कम हो गया जब इसको इकोनॉमिक लॉस से तुलना किया गया। Along with the development of roads and railways, the colonial dispensations also took measure for developing the inland trade and sea lands। रोड्स और रेलवे के अलावा कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने क्या डेवलप किया? इनलैंड ट्रेड एंड सी लैंड्स। इनलैंड मतलब देश के अंदर में जो नदियाँ, उनका यूज करना ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, उसमें वो काम किया। हाउएवर दीज मेजर वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उसका जो रिजल्ट था इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया। द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम्स आल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकली एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनल ऑन द ओडिशा कोस्ट। कभी कभी तो ये इनलैंड वाटर जो थी कभी कभी लॉस में भी काफ़ी आ गई थी, जिसमें कि इसमें देखने को मिला कोस्ट कैनल ऑन द ओडिशा कोस्ट में। क्या हुआ था वहाँ पर देखते हैं। दाओ द कैनल was built at a huge cost to the government, yet it failed to compete with the railways। भले ही वो कैनल, कौन सा कैनल? कोस्ट कैनल, जो कि ओडिशा कोस्ट में बना था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन वो रेलवे से compete नहीं कर पाए। विच सून जो रेलवे soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। उस कैनल के होने के तुरंत बाद उसके बगल से रेलवे लाइन भी बिछा दिया गया, और रेलवे की तुलना में वो कैनल
उसका विदस्टैंड नहीं कर पाया, जिसके कारण कैनल को लास्ट में बंद ही करना पड़ गया। वहाँ पे कैनल का लॉस में चला गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था ऑल ओवर इंडिया में, उसका मेनली पर्पज़ क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। इलेक्ट्रिक टेलीग्राम कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये है कि बातचीत करने का एक जरिया था उस समय। द पोस्टल सर्विस ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट सर्विंग ए यूजफुल पब्लिक पर्पज, रिमेन्ड ऑल थ्रू एंड इनएडिक्वेट। और ये पोस्टल सर्विस जो थी, डाक सेवाएं, ये तो यही क्या थी? इनएडिक्वेट थी, अपर्याप्त थी। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इन चैप्टर 8। तो यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। मौजूदा हालात क्या है इसका चैप्टर 8 में देखेंगे। यही था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में।